हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर्स। और आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। पुराने लेक्चर्स में आप लोगों ने अच्छे से सब कुछ पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा कि किस तरह से स्टोन एज आई, फिर स्टोन एज के आगे कैसे पार्ट्स हुए थे, पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड। उन सब में डिफरेंस समझ गए होंगे और उनसे जो इम्पोर्टेंट साइट्स थी वो साइट से संबंधित किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं वो आपको मैंने सारे बता दिए थे। इसके बाद आप लोग जो है क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर शायद चीजों को भूल जाओगे। तो भूलना नहीं है, एक बार जो कर लिया बस वो फिर कभी भूले ना। आपको इस तरह से पढ़ो, क्योंकि शिक्षा का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन। तो एक दो मिनट लूंगा, आपको कुछ काम की चीजें बताऊंगा, उसके बाद आप जो है कंटिन्यू जो हमारा आज का चैप्टर है चाल्कोलिथिक कल्चर, ये अच्छे से करेंगे। साथ साथ में आपको काफी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले जो मैंने जो क्वेश्चन पूछा आपसे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का महत्व क्या है। तो आप सोचोगे कि सर कंपटीशन क्लियर करना है, तो शिक्षा का मतलब तो यही है कि हमें एग्जाम क्लियर करना है। तो ये बिल्कुल गलत मतलब है। जब आप स्कूल में किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को एलकेजी में, यूकेजी में, नर्सरी में, पहली दूसरी क्लास में भेजते हो, या फिर जब आप लोग पहली दूसरी क्लास में गए थे, तो क्या आप लोग कंपटीशन क्लियर करने के लिए गए थे? नहीं। तो शिक्षा का मतलब है कि आपका माइंड ज्यादा एक्टिव हो जाए, वो ज्यादा डेवलप हो जाए, उसकी सोचने की शक्ति, थिंकिंग पावर बढ़ जाए, और मतलब कि दूसरों से अलग सोच सके, कुछ अच्छा, कुछ बेहतर। तो शिक्षा का महत्व है कि आपके माइंड को जिंदा करना। अगर आपका माइंड जिंदा है तो वो बिल्कुल अच्छे डिसीजन लेगा। जिंदा और शांत माइंड, आपका दिमाग एक तो जिंदा है, एक्टिव है और शांत है, कोई भी सिचुएशन है उसमें वो शांत रहे, काम रहे, तो आप लोग बिल्कुल सही जो ऑप्शन टिक करेंगे, बिल्कुल सही डिसीजन लेंगे। चाहे वो इंटरव्यू का टाइम है, चाहे वो मेंस लिखने का टाइम है, या फिर वो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। एग्जामिनर आपके दिमाग से किस तरह से खेलता है, जब आप लोग प्रीलिम्स के पेपर में बैठते हैं, क्या करता है, पहले 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे प्रोवाइड करवा देगा जो आपको बिल्कुल उखाड़ के रख देंगे कि मैंने इतना पढ़ा है, 1 साल, 2 साल, 3 साल मैंने मेहनत की है, लेकिन ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ गए। मतलब आपका माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है पहले 4 या 5 क्वेश्चन देख के। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है, 6 से आगे क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन आपका माइंड डिस्टर्ब्ड है, तो फिर क्या आप लोग सही डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी में नहीं होते हैं। तो इसलिए अपने दिमाग को आप इतना ट्रेन कीजिए कि वो एक तो डिसीजन सही ले, दूसरा वो शांत रहे। शांत और जिंदा दिमाग, मैंने पहले ही कहा है कि अगर जिसके पास ये दोनों चीजें आ गई, एक तो काम रहना और दूसरा इग्नाइटेड माइंड, डेवलप्ड माइंड, जिंदा कह सकते हैं हम उसको, वो यहाँ पर कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकता है, उसका कोई भी एग्जाम नहीं रुकेगा। बस इन चीजों पे आपको जो है ध्यान देना है। एक और आपके जो डाउट्स आ रहे थे साथ साथ में मैं वो भी लेके चल रहा हूँ। मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आपको, आप लोग जाकर एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी पढ़ने के लिए मैंने क्यों कहा है, काफी स्टूडेंट्स के मेरे पास फोन मैसेज आए थे कि सर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ने को बोला है, तो क्या एनसीईआरटी पढ़ने से एग्जाम क्लियर हो जाएगा? बच्चों, अगर एनसीईआरटी से एग्जाम क्लियर होता तो फिर जिस बच्चे ने 10th और 12th की है, 10th 12th के बाद वो आईएएस का एग्जाम दे ले, आईपीएस का एग्जाम दे ले, फिर तो वो क्लियर करना चाहिए। लेकिन वो आईएएस आईपीएस का एग्जाम +2 के बाद क्लियर नहीं कर पाता, इसलिए नहीं कि उसकी एलिजिबिलिटी नहीं है, वो पेपर ही क्लियर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी यहाँ पर समझ तो डेवलप हो गई एनसीईआरटी से, उसके बाद उसको जो है स्टैंडर्ड बुक्स, जो रेफरेंस बुक्स, उसमें जो चीजें हैं वो भी तो पढ़नी होती है। तो एनसीईआरटी से एग्जाम क्लियर नहीं होते, एनसीईआरटी से क्या होती है, आपकी समझ बढ़ जाती है कि आप लोग अपने पास चीजों को किस तरह से समझ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि स्टोन एज शुरू हुआ, पत्थर का युग शुरू हो गया। उसमें जो है 3 भागों में, हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा, पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड। अब आप लोगों ने, मैंने यहाँ पर लेक्चर दिया, आप लोगों ने सुन लिया, समझ लिया, मैंने इंपॉर्टेंट साइट्स बताई, आप लोगों ने पढ़ ली, कहानी आपके दिमाग में आ गई। अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ोगे, सिर्फ यही कहानी आपके दिमाग में आएगी, इसके अलावा एनसीईआरटी का कोई महत्व नहीं है। आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उससे क्या होगा, आपकी वोकेबुलरी स्ट्रांग हो जाएगी। जब आप मेंस में आंसर लिखेंगे तो आपके पास जो शब्द होंगे, शब्दों का संग्रह होगा, वो बढ़ जाएगा। आपकी इंग्लिश में बात करें तो वोकैब बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके पास बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो आप अपने आंसर्स में लिखेंगे, तो आपको जो है थोड़ा सा एग्जामिनर को बेटर फील होगा कि यार ये स्टूडेंट को नॉलेज है, अच्छी इसका होल्ड है सब्जेक्ट पे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और एनसीईआरटी का कोई महत्व नहीं है।
मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ, यही सारी चीजें आपके एनसीईआरटी की बुक्स में लिखी हुई हैं। उसमें एक चीज एक्स्ट्रा क्या है, उसमें पिक्चर्स दे रखी है साथ में, जिसको आप फोटो समझते हैं। उसमें कुछ फोटोज दे रखी है, जब आप फोटोज देखते हो तो उस टाइम का थोड़ा सा आप और ज्यादा गहन अध्ययन, डीप स्टडी कर पाते हो कि ठीक है, फोटो से कुछ एक्स्ट्रा समझ आ जाता है। तो एनसीईआरटी फॉलो करना चाहे कर सकते हैं, नहीं करना चाहे कंपल्शन नहीं है। मैंने एनसीईआरटी इसलिए बोल दिया था पहले लेक्चर में या दूसरे में कि आप लोग अपनी समझ बढ़ा सकते हैं। लेक्चर का काम भी यही है। आप लोग पहले 2 चैप्टर करेंगे और यहाँ पर 2 लेक्चर्स देखेंगे, सेम ही बात है, आपको लेक्चर देखने के बाद भी वही समझ आएगा जो आपको एनसीईआरटी पढ़ने के बाद समझ आएगा। लेक्चर में ये होता है कि मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें किसी लिंक के माध्यम से कोई कहानी सुना देता हूँ, या फिर जोर देके कहता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। एनसीईआरटी आपको जोर देके नहीं कहेगी। अगर एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते आपके माइंड में आ गया कि मेरा फोन चार्जिंग पे लगा हुआ, आप लोग फोन उठाने चले जाएंगे, या फिर एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते आपके किसी फ्रेंड का फोन आ गया, तो जो लाइन आप लोग पढ़ रहे थे वो लाइन वहीं पर रह जाएगी। नेक्स्ट डे शुरू करोगे तो पीछे वाला सारा साफ हो जाएगा। तो इसलिए एनसीईआरटी इतनी ज्यादा फ्रेंडली भी नहीं साबित होगी, लेकिन एनसीईआरटी से आपकी जो है वो क्या है, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आपकी मर्जी है, आप लोग एनसीईआरटी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहें ना पढ़िए, वो आपकी इच्छा है। दूसरा है नोट्स की बात। काफी स्टूडेंट्स जो है नोट्स के बारे में पूछ रहे थे। तो स्टूडेंट्स, नोट्स का क्या रहता है इसमें महत्व? नोट्स से ये होता है कि जैसे आप लोगों की जो रेफरेंस बुक्स है, अगर आप लोग रेफरेंस बुक्स फॉलो कर रहे हो तो उसमें से आप चीजें पढ़ के खुद के नोट्स बना सकते हो। नहीं बनाओगे, आप लोग हम लोगों से नोट्स ले भी सकते हो, लेकिन नोट्स का तभी फायदा होगा जब आप ये क्लासेस देख रहे हैं। अकेले नोट्स भी क्या करेंगे, नोट्स बहुत काम करेंगे। अगर आपका बेस क्लियर है फिर आपके नोट्स बहुत काम के हैं। तो पहले आप अपना बेस क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप अपने नोट्स लेकर स्टडी कर लीजिए, आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। साथ में आपकी जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए भी वीडियोस चलाई जा रही हैं, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। जब आप लोग ये लेक्चर यूट्यूब पे देख रहे होंगे, अगर आपने यूट्यूब पे देखा है तो आपको जो है क्वेश्चन बैंक की जो वीडियोस हैं वो भी मिल जाएंगी। अगर आप एप्लीकेशन में देख रहे हैं तो फिर पहले इस जो लिस्ट को कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक की तरफ भी मूव कर सकते हैं। ओके, एग्रीड? सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हमने सबसे पहले हमारा आज का जो टॉपिक शुरू करना है, क्या है? चाल्कोलिथिक पीरियड। चाल्कोलिथिक पीरियड, अब इसमें इसका नाम चाल्कोलिथिक पीरियड ही क्यों पड़ा? इस टाइम पे जो पहले क्या था, पुराने टाइम में स्टोन यूज हो रहे थे, पत्थर यूज हो रहे थे हथियार के लिए। अब यहाँ पर कॉपर फाइंड आउट कर लिया गया, तो कॉपर के यहाँ पर जो है, जो यहाँ पर हथियार है, उन्होंने कॉपर का यूज करना शुरू कर दिया। ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हथियार कॉपर के बनाने शुरू कर दिए, इन्होंने कॉपर का डिफरेंट डिफरेंट चीजों में यूज करना शुरू कर दिया। कैसे यूज किया वो हम आगे डिस्कस करेंगे फर्दर लेक्चर में। इससे पहले एक और चीज आपको जो है क्लियर होनी चाहिए कि इसमें 3 नाम आएंगे, आगे 3 चीजें आएंगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप लोगों को जो समझ लीजिए। एक होता है कॉपर, एक होता है ब्रास, एक होता है ब्रोंज। ये 3 चीजें होती हैं। अब पहले तो तीनों का हिंदी में मतलब पता होना चाहिए कि होते क्या है। तो कॉपर क्या होता है? उसको तांबा बोलते हैं। कॉपर को क्या कहते हैं? तांबा। ब्रास क्या होता है? इसको कहीं पीतल लिखा मिल जाएगा, लेकिन इसको कांस्य बोलते हैं, कांस्य। और ब्रोंज को क्या कहते हैं? पीतल। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? देखो बच्चों, सबसे पहले कॉपर फाइंड आउट किया गया, कॉपर मिला। कॉपर के साथ अगर आप लोग कॉपर में टिन मिला देंगे, कॉपर के अंदर टिन मिला देंगे, आपको पता होगा, आप लोग जो है साइंस में मैं आपको पढ़ाऊंगा किस तरह से मेटल से अलॉय बनते हैं, वो हम साइंस के पार्ट में कवर करेंगे। कॉपर में अगर टिन मिला दिया जाए, कॉपर कितने परसेंट? 88% कॉपर, और 12% अगर टिन मिला दिया जाए तो क्या बनता है? ब्रोंज बनता है। क्या बनता है? ब्रोंज। एक है ब्रास, मैंने भी बताया आपको कि एक है ब्रास। ब्रास में क्या है? कॉपर के साथ अगर जिंक मिला दिया जाए, कैसे मिलाना है, क्या करना है, वो साइंस में हम आप लोगों को अच्छे से करवाएंगे। कॉपर के साथ अगर जिंक का मिश्रण कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? ब्रास बन जाएगा। तो ये डिफरेंस था उस टाइम पे थोड़ा सा। सबसे पहले क्या यूज किया गया? चाल्कोलिथिक कल्चर, इसमें सबसे पहले कॉपर यूज किया गया। कॉपर क्या है यहाँ पर? तांबा। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का अच्छे से लेक्चर। चीजें मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपको समझ आपकी बेहतर हो, आपका दिमाग जिंदा रहे, और जब मैं यहाँ पर बोल रहा हूं तो आपके माइंड में चीजें सीधी चली जाएं, क्योंकि इससे क्या है, आप लोग एक्टिव लर्निंग करते हैं। जो स्क्रीन पे लिखा हुआ वो तो पढ़ ही रहे हो, साथ साथ में सुनाई भी दे रहा है। एक किताब में क्या होता है, आप लोग
पढ़ते हो कई बार अच्छे से चीजें समझ आ जाती, कई बार चीजें समझ में नहीं आती। एक्सपेंशन ऑफ मेजर चाल्कोलिथिक सेटलमेंट्स, तो हमें चाल्कोलिथिक सेटलमेंट्स की जो है देखने, यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, चीजें क्या क्या है। चाल्कोलिथिक कल्चर का मतलब आप लोग समझ गए कि उस टाइम पे स्टोन से हटके, पहले स्टोन यूज कर रहे थे, स्टोन से किस तरफ मूव कर गए, कॉपर की तरफ। अब उनको कॉपर मिल गया था, कॉपर से फिर क्या है, जिंक का भी उनको पता था, टिन का भी पता चल गया, फिर उन्होंने आगे अलॉय बना के ब्रॉन्ज और ब्रास बनाना स्टार्ट कर दिया। ये सारी चीजें एविडेंसेस से पता चली है, खोजकर्ताओं ने खोज की है कि उनको उनको ब्रास मिला है, उनको ब्रॉन्ज मिला है, इनके अवशेष मिले हैं। मतलब ये चीजें बनती कैसे हैं, अलॉय से। तो फिर ये लोग जो है अलॉय बनाना जानते होंगे। चाल्कोलिथिक स्टेट ऑफ यूज ऑफ कॉपर एंड स्टोन, अभी क्या यहाँ पर स्टोन भी चल रहा है और कॉपर भी फाइंड आउट हो गया। मतलब स्टोन से कॉपर की तरफ हम लोग फेस, जैसे कोई फेस चेंज हो रहा होता है ना, आपको पता है, जब आपने कभी फ्रिज में देखा होगा, आप लोग कंटेनर में पानी रखते हो, फ्रीजर के अंदर आपकी जो रेफ्रिजरेटर है उसमें जहाँ पे बर्फ बनती है उसमें आप पानी रखते हो, तो एक टाइम ऐसा आता है जब उसमें पानी भी होता है और क्या होती है, बर्फ भी होती है। नीचे साइड्स में यहाँ पर बर्फ बन जाती है, बीच में बहुत ठंडा पानी होता है, तो वो क्या होता है, फेस चेंज हो रहा होता है, क्या होता है, लिक्विड से सॉलिड बन रहा होता है। तो इसी टाइम पे जो है, इसी तरह से स्टोन एज से कॉपर एज की तरफ बढ़ रहे थे, स्टोन का भी यूज हो रहा था और कॉपर का भी यूज किया जा रहा था। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, कॉपर फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय ह्यूमंस, इंसानों के द्वारा पहला यूज किया गया मेटल कॉपर है। अगर ऑप्शन में कॉपर नहीं दिया हुआ, ब्रास या ब्रोंज दोनों में एक दिया होगा, दोनों नहीं दिए होंगे, ऑप्शन कैसे आएंगे, फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय द ह्यूमंस, गोल्ड, आयरन, या तो कॉपर या ब्रोंज या ब्रास, तीनों में से कोई एक मिलेगा, तीनों नहीं मिलेंगे यहाँ पर, कोई एक, या नन ऑफ द अबव, या फिर सिल्वर, मरकरी, कुछ भी दे सकता है आपको। ठीक, तो आप लोग याद रखेंगे कि पहला यहाँ पर जो है कॉपर यूज किया गया है, लेकिन अगर कॉपर ना देकर वो ब्रास या ब्रोंज दे देगा तो भी ठीक हो जाएगा। अब इसकी कुछ साइट्स हैं चाल्कोलिथिक सेटलमेंट, हमें कैसे पता चला कि ये लोग जो है तांबा यूज करते थे, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चाल्कोलिथिक सेटलमेंट को ताम्रपाषाण संस्कृति, ताम्रपाषाण संस्कृति। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी हैं या फिर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ सेटलमेंट्स हैं, देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, अदर प्लेसेस से नहीं स्टार्ट करते हम लोग, पहले फर्स्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले साउथ ईस्ट ऑफ राजस्थान, अलग अलग सेटलमेंट्स हैं, अलग अलग जगह से हमें चीजें प्राप्त हुई हैं, तो अब एविडेंसेस हैं, हम लोगों ने देखना है। सबसे पहला क्या याद करेंगे, साउथ ईस्ट राजस्थान, वहां पर कौन कौन सी जगह, पहले बानस कल्चर, क्या नाम है इसका, बानस कल्चर, नोमेनक्लेचर ड्यू टू लोकेशन इन बानस वैली, बानस वैली के कारण इसका नाम क्या बन गया, बानस कल्चर, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बानस कल्चर। अब ये कहां पर है, साउथ ईस्ट राजस्थान में। उसके बाद इंपॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल साइट्स, जहां से क्या है, एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है किस किस तरह से, मैच द फॉलोइंग में, या फिर सीधा ही क्वेश्चन आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल साइट्स कौन कौन सी थी, कौन से युग की, चाल्कोलिथिक एज की, किस युग की, चाल्कोलिथिक एज की। पहले है आहार, एंशियंट नाम इसका क्या था, तांबावती। अब यहां पर नाम पढ़िए तांबावती, हिंदी में लिखता हूं ज्यादा क्लियर हो जाएगा, तांबावती। तांबावती का मतलब क्या है, तांबा यूज करते थे तभी यहां पर तांबावती इसका नाम हुआ। एंशियंट नाम क्या है, तांबावती और आहार। उसके बाद बगौर, बलाथल, ओजियाना और गिलंद। पहले हम इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं, बलाथल, ओजियाना और बगौर। बगौर सीधा पूछता है एग्जामिनर, बगौर किस राज्य में है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, बिहार में। आपको पता होना चाहिए कि बगौर का संबंध किससे है, राजस्थान से। यहाँ पे क्या मिला है, बलाथल और उजियाना से एविडेंसेस ऑफ फोर्टिफाइड सेटलमेंट, यहाँ पर जो है फोर्टिफाइड, किलेबंदी की हुई थी सेटलमेंट्स की, घरों की, फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स के यहाँ पर कुछ एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं, पक्के घरों के यहाँ पर एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं। दो चीजें हैं यहाँ पर, ये बलाथल और उजियाना। फिर उसके बाद है गिलंद, क्या नाम है इसका, गिलंद। गिलंद से क्या क्या जो है एविडेंसेस प्राप्त हुए, एविडेंसेस ऑफ फोर्टिफाइड सेटलमेंट। यहाँ पर फर्स्ट पहले यहाँ से प्राप्त हुए, यहाँ से भी फोर्टिफाइड सेटलमेंट के जो है हमें एविडेंसेस मिले हैं, तो आप याद रखेंगे इन तीनों नाम्स को।
1, 2 और 3। एविडेंसेस ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ मड, तो यहाँ पर मिट्टी के घर बने हुए थे। अगर आप लोगों ने पुराना कल्चर देखा हो किसी ने गांव में, तो मिट्टी के घर बने हुए होते थे। किस चीज के? बिल्डिंग्स मेड ऑफ मड। यूज ऑफ बेक्ड ब्रिक एट सम प्लेसेस, कहीं पर वहां पर बेक्ड ब्रिक्स भी यूज की हुई थी। पीसीज ऑफ कॉपर हैव बीन फाउंड, यहाँ पर कॉपर के पीसेस मिले हैं, तभी इस संस्कृति का नाम क्या रखा गया, इस कल्चर का नाम क्या रखा गया? चालकोलिथिक कल्चर या फिर ताम्रपाषाण संस्कृति। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या समझनी है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर साउथ ईस्ट राजस्थान के अंदर कौन कौन से यहाँ पर आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं। बानस कल्चर का संबंध किस टाइम से है? वहां पर आपको बानस कल्चर दिया होगा, एग्जामिनर देगा बानस कल्चर। ऑप्शन में चालकोलिथिक एज, स्टोन एज, और आपको जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक एज दे देगा। तो बानस कल्चर का संबंध किससे था? आपको पता होना चाहिए, चालकोलिथिक कल्चर से। बानस वैली के कारण इसका नाम बानस कल्चर हुआ। आर्कियोलॉजिकल साइट्स अहार, बगौर, बलाथल, उजियाना, गिलुंद, ये 5 नाम हैं जो कि राजस्थान से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजस्थान से। इन 5 की आगे विशेषता कि आहार का एंशिएंट नाम क्या है? तंबावती है। बलाथल और उजियाना से क्या मिले हैं हमें? एविडेंसेस ऑफ फोर्टिफाइड सेटलमेंट। गिलुंद से क्या मिले हैं? फोर्टिफाइड सेटलमेंट के एविडेंसेस। मिट्टी के घर बने हुए, कुछ पक्की ईंटों का भी यूज हुआ है। और हमें जो है कॉपर के अवशेष कहाँ से मिले हैं? गिलुंद से। सबसे पहले कॉपर के अवशेष गिलुंद से मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक आपको एक पॉइंट जो है लेक्चर का एक पार्ट समझ आ गया होगा, आई होप। और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं लेक्चर तो इसको लाइक जरूर कर देना। एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो आप सिर्फ कमेंट करके जो है अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन पे आप लोग लाइक नहीं कर सकते, ना ही एप्लीकेशन पे आप लोग जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप जो है यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो फिर आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना चाहिए, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और एप्लीकेशन में तो आपको सारी चीजें एक जगह मिल जाएंगी, फिर आपको यहाँ पर ये इनमें से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, पहले हमने राजस्थान देखा, दूसरा जो है मध्य प्रदेश। और फिर इनसे एक मिक्स क्वेश्चन को कौन सा बनेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहां पर देखिए, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, मालवा, कायथा, ईरान और नवदतोली। सीधा एग्जामिनर पूछता है कि नवदतोली किस राज्य में है या फिर इसका संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश से, एमपी से। अब मालवा से क्या प्राप्त हुआ है? कायथा से क्या प्राप्त हुआ है? ईरान से क्या प्राप्त हुआ है? और नवदतोली से क्या प्राप्त हुआ है? 4 नाम है, 5 राजस्थान के हो गए और 4 ये। तो आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे, तभी मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल स्लो स्लो करवा रहा हूं, ताकि कम पढ़ लो लेकिन ढंग से पढ़ लो, ताकि दोबारा आपको सिर्फ रिवाइज करना पड़े और चीजों जो है खुद नोट कर लो, नोट डाउन, अपने नोट्स क्रिएट कर लो। बहुत बेनिफिट होगा। दूसरे बच्चे जिस टाइम पे किताबें पढ़ रहे होंगे, आप अपने नोट्स की तरफ सिर्फ निगाह घुमाएंगे। जो लेक्चर अभी आप 30 मिनट में देख रहे हैं, अगर इसके आप नोट्स क्रिएट कर लेते हैं तो सिर्फ 5 मिनट में, ओनली इन 5 मिनट्स आप लोग जो है रिवीजन के टाइम पे रिवाइज कर सकते हैं। और जब आप रिवाइज करेंगे तो आपके माइंड में वही चीज आएंगी जो अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूं। कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, आंसर आपने क्या टिक करना है। बिल्कुल जब आप ये वर्ड नोट करेंगे तो आपके माइंड में मेरे द्वारा कही हुई चीजें आराम से आपके माइंड में जो है क्लिक करेंगी। आपके माइंड में ये सारी चीजें वैसे की वैसे गूंजेंगी। 4 नाम याद रखेंगे, मालवा, कायथा, ईरान, नवदतोली। मालवा और नवदतोली में कोई कंफ्यूज नहीं होगा। कायथा और ईरान में कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन इनको भी याद रखना है। अभी हमें क्या क्या एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं? मालवा से एविडेंसेस ऑफ स्पिनिंग व्हील्स एंड स्पिंडल्स। स्पिनिंग व्हील्स और स्पिंडल के जो है कुछ एविडेंसेस हमें मालवा से प्राप्त हुए हैं। एग्जामिनर आपको वहां पर मालवा ना देके सीधा मध्य प्रदेश दे सकता है, तो आप इस चीज पे कंफ्यूज नहीं होंगे। कायथा से क्या प्राप्त हुआ? फोर्टिफाइड कॉलोनीज, एविडेंसेस ऑफ 28 बेंगल्स। सीधा लिखा होगा 28 बेंगल्स। किससे संबंध है? कायथा से या फिर मध्य प्रदेश से। उसके बाद ईरान से संबंधित एविडेंसेस ऑफ फोर्टिफाइड सेटलमेंट, एविडेंसेस ऑफ फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स। तो ये कहां से? ईरान, मध्य प्रदेश से। यहां पर एक और चीज है, यहां पर 28 बेंगल्स लिखा हुआ है। जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे वहां पर भी एक नाम आएगा, कालीबंगा।
अभी मैं थोड़ा सा एडवांस आपको करवा रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं थी बट समझाना जरूरी है क्योंकि आपको कंफ्यूजन से बचा के रखना है मैंने, ताकि मेरा कोई भी स्टूडेंट है उसको एग्जाम में जाके कंफ्यूजन ना हो। अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने पढ़ा सब कुछ होता है, एग्जाम में जाके कंफ्यूजन हो गई और वहां पर जाकर गलती हो गई। इन चीजों से बचा के रखना है। अगर 28 बैंगल्स लिखी होंगी तो उसका संबंध काइथा से रहेगा, जो कि चैल्कोलिथिक पीरियड में है, ताम्रपाषाण संस्कृति के अंदर है। अगर सिर्फ बेंगल्स के बारे में बात करेगा तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करेगा। ध्यान रखेंगे इस बात को कि 28 बेंगल्स, ये 28 लगा होगा तो किस टाइम पे, किस पीरियड की बात कर रहा है एग्जामिनर, किस पीरियड के बारे में आपसे पूछना चाह रहा है और किस जगह के बारे में बात हो रही है, तो आप इसको याद रखेंगे। कालीबंगा हम आईबीसी में पढ़ेंगे, आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन ही होगा, तो उसमें आपको ये भी सारी चीजें करवाएंगे। जब पीछे वाली चीजें अच्छे से करवाई हैं तो आगे भी चीजें आपको अच्छे से ही करवाई जाएंगी। ईरान में देखिए एविडेंसेस ऑफ फोर्टिफाइड सेटलमेंट, तो चाल्कोलिथिक पीरियड की एक विशेषता तो ये थी कि यहाँ पर फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स थी और कॉपर का यूज वो करना जानते थे। कुछ बेक्ड ब्रिक्स का भी यहाँ पर एविडेंसेस मिले हैं। नब्दतोली सिचुएटेड इन खारगोन डिस्ट्रिक्ट, ज्यादातर अगर डीप में जाएगा या फिर एमपीपीसीएस का पेपर है तो वो ये खारगोन डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, अदरवाइज आपको ये नहीं पूछेगा। आईएएस आईपीएस में, किसी अदर स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन खारगोन डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछेगा, नब्दतोली जरूर पूछेगा। एक्सकवेशन बाय एचडी संकालिया, एचडी संकालिया नाम याद रखेंगे, किसने फाइंड आउट की थी, ये एक्सकवेशन किसने किया था, एचडी संकालिया। एविडेंसेस ऑफ स्केयर एंड सर्कुलर हाउसेस, कुछ सर्कुलर हाउसेस और कुछ स्केयर हाउसेस के हमें एविडेंसेस प्राप्त हुए, कहां से, नब्दतोली से। बिल्कुल आराम आराम से करवा रहा हूं मैं आपको, तो आपको अभी तक राजस्थान, मध्य प्रदेश, 5 जगह राजस्थान की थी, 4 जगह जो है मध्य प्रदेश की। यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें कॉमन है, बस 28 बेंगल्स और एविडेंसेस ऑफ स्केयर एंड सर्कुलर हाउसेस, खारगोन डिस्ट्रिक्ट, नब्दतोली और स्पिंडल व्हील्स और स्पिंडल्स। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, तो आप आई होप इन चीजों को जरूर याद रखेंगे और इनको नोट डाउन जरूर करें। अगर नोट डाउन नहीं करोगे तो फिर बच्चों कुछ नहीं होगा, फिर आप भूल जाओगे। हाँ, लेक्चर दोबारा देखना हो, बिल्कुल आप लोग लेक्चर दोबारा देखिए, लेकिन दोबारा लेक्चर कब देखिए, जब चीजें आप लोग भूलने लग जाएं। मैं वैसे स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि एक लेक्चर कम से कम 2 बार देखो। एक बार नॉर्मल स्पीड पे देखो, बिल्कुल नॉर्मल देख लिया, उसके बाद अपने नोट्स बना लिए, नोट्स आप रिवाइज कीजिए, फिर 1 महीने बाद, 15 दिन बाद या 2 महीने बाद लेक्चर को 1.5 गुना स्पीड, 1.5x 1.5 गुना स्पीड पे देखो, सामने आपके नोट्स पड़े हो, फिर आप लोग देखोगे तो कुछ एक दो पॉइंट आपको उसी वीडियो में से, जो आपने पहले देखा ना लेक्चर, इसी लेक्चर में से 1-2 पॉइंट आपको नए मिल जाएंगे, इस बात की गारंटी है। करके देख लेना, जिन्होंने अभी तक पुरानी वीडियोस देख ली हैं उन लेक्चर्स को दोबारा रिपीट करके देख लो, समझ आ जाएगा कि 1-2 पॉइंट्स जो आप छोड़ गए थे वो अब आपको समझ आ जाएंगे। उसके बाद पहले हमने राजस्थान देखा, फिर महाराष्ट्र, सॉरी राजस्थान, मध्य प्रदेश, अब हम चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। वेस्टर्न महाराष्ट्र, यहाँ पर कौन कौन से नाम इंपॉर्टेंट है, अहमदनगर और पुणे डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट है, अहमदनगर और पुणे डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद आगे जो है इनके कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं और उन साइट्स से कुछ एविडेंसेस मिले हैं। जैसे कि आपको पता है ये स्टेट है, ये उनकी डिस्ट्रिक्ट्स है, ये आगे उनके शहर हैं, छोटे मोटे गांव कस्बे, कुछ भी हो सकता है, तो हमें इन साइट्स के नाम से मतलब है। एग्जामिनर आपका सीधा साइट पूछेगा और वहां पे जो भी एविडेंसेस प्राप्त हुए वो पूछेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी समझ के साथ साथ आपकी जो है याद रखने की शक्ति को भी समझना चाहता है। प्रीलिम्स एग्जाम्स के अंदर, मेंस और इंटरव्यू में कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि जोरवे से क्या प्राप्त हुआ, दैमाबाद से क्या प्राप्त हुआ, इसके बारे में बताओ। वो आपसे ये पूछेगा मेंस में कि महाराष्ट्र से हमें चाल्कोलिथिक पीरियड से बहुत सारी चीजें मिली हैं, तो उन चीजों से आगे हम संस्कृति के बारे में क्या समझते हैं और क्या समझ के वहां से हम अपने जीवन में ला सके। बस इन चीजों के बारे में वहां से कुछ क्वेश्चन बनेगा इस टाइप से, और वो जब हम आपको, अभी तो बेसिक चल रहा है, बिल्कुल बेसिक, बेसिक जब थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, आपका थोड़ा बेस तैयार हो जाएगा, फिर हम मेंस का आंसर भी साथ साथ में लिखना स्टार्ट कर देंगे। अब हम पहले बात करते हैं अहमदनगर की। ऑल द चाल्कोलिथिक साइट्स ऑफ दीज 2 डिस्ट्रिक्ट्स आर फ्रॉम जोरवे कल्चर। अब जोरवे कल्चर का संबंध किस पीरियड से था, जोरवे संस्कृति या कल्चर तो किस संस्कृति में है, चाल्कोलिथिक कल्चर, पता है ये टॉपिक पढ़ रहे हैं चाल्कोलिथिक कल्चर, तो जोरवे कल्चर भी इसी पीरियड के टाइम पे था, चाल्कोलिथिक पीरियड में।
पहली चीज याद हो गई। जॉर्वे कल्चर से जो है जॉर्वे कल्चर के एविडेंसेस कहाँ से प्राप्त हुए? अहमदनगर और पुणे डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ से? जॉर्वे कल्चर, महाराष्ट्र। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जो है घुमा फिरा के चीजें यही रहेंगी, ये जो 5-7 चीजें हैं ना, यहां से लेके यहां तक चीजें यही रहेंगी, बस क्वेश्चन बहुत तरह के बन सकते हैं। कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इस तरह से मैं आपको सभी तरह के क्वेश्चंस बता के चल रहा हूं और साथ में याद भी करवा रहा हूं, साथ में क्या चीजें हैं किस तरह से इंपॉर्टेंट है वो भी करवा रहा हूं। तो आपका कोई भी पॉइंट रहेगा नहीं, चाहे वो प्री का एग्जाम है, चाहे वो मेंस का एग्जाम है, और इंटरव्यू में भी आपकी ये जो समझ है ना, जो आप समझ के चीजों को नोट कर रहे हो, ये बहुत काम आएगी। क्योंकि क्या होता है, ये चीजें आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाती हैं। जैसे कि मैं आपको, आप जब छोटे थे आपने टू का टेबल सीखा होगा, इस तरह से आप लोग टू का टेबल पढ़ते थे। पहले बहुत टफ लगता था कि दो का टेबल पता नहीं कैसे याद होगा, पहली बार पढ़ा, दूसरी बार, तीसरी बार, फिर आपने उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब आपको टू के टेबल का मतलब किसी को ये नहीं करना पड़ता कि 2 5 या 10, किसी को ये कभी 2 into 5 तो करना ही नहीं पड़ता, उसको सीधा कहो 2 5 10, उसको सीधा पता है। और ये भी मैंने सोच के नहीं लिखा, बस वैसे ही लिख दिया कि ये लो, ऐसे ही मैं लिखता जा रहा हूँ, क्योंकि दिमाग में ये चीजें हमारी जो है पर्सनैलिटी का पार्ट बन चुकी हैं। इसी तरह से हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी जब आप लोगों को मैं पढ़ा दूंगा तो आप लोग देखोगे कि किस तरह से चीजें आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन चुकी हैं। आपको चीजें याद नहीं करनी पड़ रही, बस चीजें अपने आप याद आ जाती हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, जॉर्वे, नेवासा, दैमाबाद, 3 साइट्स हैं अहमदनगर के अंदर। कौन कौन सी? जॉर्वे, नेवासा, दैमाबाद। 2-3 बार आप अपने आप से बोल के देखिए। जॉर्वे, जॉर्वे से हमारा जॉर्वे कल्चर याद रहेगा। नेवासा, यहाँ पे क्या मिला है? एविडेंसेस ऑफ जूट। जूट के एविडेंसेस सबसे पहले कहाँ पे मिले थे? नेवासा में। यहाँ पर जो है लिखा हुआ है चालकोलिथिक पीरियड की बात हो रही है। चालकोलिथिक पीरियड में कहाँ से मिले थे? नेवासा से। दैमाबाद, बिगेस्ट अमंग द नोन 200 जॉर्वेंट साइट्स। जो 200 जॉर्वेंट साइट्स थी उनमें सबसे बड़ी कौन सी है? दैमाबाद। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब शायद किसी स्टूडेंट के माइंड में ये भी आ रहा हो कि सर आप बहुत डिटेल में जा रहे हो, इतनी डिटेल की जरूरत नहीं है। तो बच्चे, जो आपका कोच होता है उसको पता है कि आपको कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है, किस तरह से आपकी परफॉर्मेंस निकल के आएगी। एग्जाम थोड़ा सा इंडस वैली सिविलाइजेशन से ना चालकोलिथिक पीरियड की तरफ घूम जाए, सबकी छुट्टी हो जाती है, बच्चे आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे होते हैं, काफी काफी टाइम से वो तैयारियां करते रहते हैं, लेकिन जिस वर्ष वो जो एग्जामिनर आईवीसी या जो मेन मेन टॉपिक्स है उन टॉपिक्स को छोड़ के थोड़ा सा दूसरे टॉपिक की तरफ, एक टॉपिक पीछे या एक टॉपिक आगे जाता है, तो बच्चों को क्या होता है, बस वहां पर जो है गूज़बम्प्स बनने लग जाते हैं कि वहां पर बच्चों के लू रेंगने लग जाते हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, ये कहाँ से क्वेश्चन आ गए, मैंने तो इतना पढ़ा हुआ था। बहुत प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को। इसलिए आपको ऐसी कोई भी परेशानी ना हो, तो मैं आपको एक-एक चीज़ अच्छे से करवा के चलूँगा। तो आप में पेशेंस होने चाहिए, बस इतनी सी चीज़ है। आपको सारा सिलेबस कवर होगा, बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाया जाएगा। सिलेबस से बाहर कोई भी चीज़ नहीं करवाई जाएगी। जो आपके सिलेबस से संबंधित है, वही आपको यहाँ पर करवाई जाएगी। नेक्स्ट देखिए, पुणे डिस्ट्रिक्ट में 3 हमने पढ़ ली अहमदनगर में, जॉर्वे, देवासा, दैमाबाद। दैमाबाद सबसे बड़ी, नॉर्वे जो निवासा है, सॉरी, जॉर्वे, नेवासा और दैमाबाद। नेवासा एविडेंसेस ऑफ जूट, दैमाबाद बिगेस्ट अमंग द नोन। अब देखिए प्राक्षा, यहां से कौन कौन से एविडेंसेस मिले हैं? नासिक, इनामगो, चंदोली, सोनेगांव। तो जो इनामगांव से है क्या मिला है? हाउस विद 5 रूम्स। सीधा ही लिखा होगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा अगर आया तो। फोर्टिफाइड सेटलमेंट सराउंडेड बाय मोट, मदर गॉडेसेस स्टैच्यू। तो ये बहुत पुराने टाइम पे स्टूडेंट्स तो क्या करते हैं, सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन से काफी जो है, मैं ज्यादा मतलब कि दूसरे इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, दूसरे टीचर क्या करते हैं, मुझे उन सबसे कोई लेना देना नहीं होता। मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मेरे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो बेस्ट होना चाहिए, दूसरे क्या करते हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है, आप कहीं दूसरी जगह से लेक्चर देख के आ रहे हैं, आप कहीं दूसरी जगह से कोचिंग लिया, उन्होंने स्टोन एज के बाद सीधा आईवीसी स्टार्ट करा दिया, फिर बच्चे कहते हैं कि सर आप ये कहाँ से लेके आए? तो स्टूडेंट्स, ये आपके सिलेबस में ही है सारा कुछ, मैं कुछ अलग अपनी तरफ से नहीं ऐड कर दूंगा, और अगर अपनी तरफ से ऐड कर दूंगा तो उसका ना ही आपको फायदा है ना ही मुझे फायदा है। आप ये सोचो कि मेरा तो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा ना अगर मैं आपको ऐसे ही कुछ करवाने लग जाऊंगा तो ये नाम पूछा गया पेपर में, नाम मंगाओ। हमारे जो क्वेश्चन बैंक में काफी स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं, अगर वो क्वेश्चन बैंक साथ साथ फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। चैप्टर आप यहाँ से क्लियर कीजिए, अच्छे से पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन बैंक के अंदर
क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। एक एक चीज, कुछ क्वेश्चन मान लो मैं यहाँ पर आपको करवा देता हूँ, कोई एक दो क्वेश्चन फिर भी रह जाए जो मेरे दिमाग से निकल जाते हैं या फिर वो कई बार याद नहीं आते कि ये भी क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बैंक में वो सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज मिल जाएंगे देखने को, और एग्जाम में भी फिर एज इट इज मिलेंगे। हाउस विद 5 रूम्स, इनामगांव, फोर्टिफाइड सेटलमेंट सराउंडेड बाय मोट, मदर गोडेसिस स्टैच्यू, ये भी इनामगांव से मिला था। और इसके बाद उन्हें याद रखेंगे अगर ये ना दिया हो तो, और ये ना दिया हो तो महाराष्ट्र दिया रहेगा। तो इन चीजों को आप लोग जो है ध्यान रखेंगे, इन चीजों का आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब तक हमने 3 चीजें देखी हैं। राजस्थान के जो है सारी साइट्स देख ली हम लोगों ने, महाराष्ट्र की साइट्स देख ली। एक एक चीज करवाई है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, और साथ साथ में फिर से याद करवाता इसलिए जा रहा हूं ताकि आप लेक्चर जब खत्म हो जाए तो आपको ये पता लगे कि लेक्चर शुरू कहाँ से हुआ था। कई बार स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, लेक्चर कहाँ से शुरू हुआ था पता ही नहीं लगता कि लेक्चर का पहला पॉइंट क्या था, बच्चे भूल जाते हैं। अब यहाँ पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अब ईस्टर्न इंडिया और अदर प्लेसेस, ये 2 टॉपिक रह गए हैं, ये भी हम कवर कर लेते हैं। ईस्टर्न इंडिया से 2 साइट्स मिली हैं, पांडु रजार धीबी और मही महिषदल, महिषदल और पांडु रजार धीबी, ये 2 ईस्टर्न इंडिया के हैं। लेकिन ये किस टाइम पीरियड से हैं, तो चालकोलिथिक एज से हैं। एज का नाम याद रखना, इनका संबंध किससे है। और दूसरा आगे चलते हैं हम, अदर प्लेसेस कुछ और मिले हैं बिहार में, ईस्टर्न यूपी में। कौन कौन से प्लेस हैं, चिरांद, सिनुवार, सोनपुर, तरादित, तरादी, सोनपुर से, सिनुवार, चिरांद। ईस्टर्न यूपी से खैरादी और नरहान, ये कुछ नाम हैं। अगर आप लोग यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस में बैठने जा रहे हैं, तो ये नाम कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है, बीपीएससी में ये नाम डायरेक्ट पूछ लेता है। तो इन बातों का आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से इनको 1 या 2 बार नोट कर लेना, और इनको जो जरूर याद रख लेना। और एक और चीज यहाँ पर याद कर लो, नोट कर लो, राजस्थान की जो संस्कृति थी, राजस्थान यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ, राजस्थान का जो कल्चर था क्या बोलते थे उसको, आहार संस्कृति, आहार कल्चर मैंने वहां बताया भी है। लेकिन कई बार क्या होता है आप लोगों को ध्यान नहीं रहता, तो थोड़ा सा अलग करके दिखा देता हूं तो क्या होता है ध्यान रह जाता है। आहार संस्कृति, हिंदी लिखना बच्चों मेरी मजबूरी है क्योंकि काफी स्टूडेंट्स हिंदी व्यूवर्स भी हैं, तो फिर वो यहाँ पर उनको नुकसान ना हो। आहार, या फिर उसको क्या लिख सकता है, बनास। आपको बनस वैली याद होगा, मैंने बताया है। ये दोनों चीजें राजस्थान से संबंधित है। अगर बात करें एमपी की, मध्य प्रदेश, कौन सी थी, कायथा कल्चर। ये मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आएगा, और बच्चों मैक्सिमम स्टूडेंट या तो छोड़ के आएंगे, तुक्का मारेंगे तो गलत होगा ही होगा। कायथा संस्कृति। तीसरा है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से कौन सा था, जॉर्वे, जॉर्वे संस्कृति। ये तीनों चीजें आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। अब एक और चीज है, ये ताम्र पाषाण संस्कृति थी, चालकोलिथिक कल्चर या फिर चालकोलिथिक एज थी। इनका जो है विलुप्त होने का कारण कि ये एंड पे कैसे आई, ये खत्म कैसे हुई, तो कहा जाता है कि उस समय पे कम वर्षा हुई या फिर जो सूखा था उस कारण से ये संस्कृति भी खत्म हो गई। जनरली ज्यादा लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं, इसके बारे में पढ़ते भी नहीं है। ये वर्षा कम या फिर सूखा, ड्रॉट की वजह से इस संस्कृति का एंड हो गया था। तो ये हमने चालकोलिथिक पीरियड या चालकोलिथिक एज के बारे में आज हम लोगों ने सारी चीजें कवर कर ली हैं। पीछे वाले लेक्चर्स आप लोगों ने देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे तो आप लोग पुराने लेक्चर्स भी जरूर देखना, क्योंकि एक एक चीज करके चलोगे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अगर वो चीज आपको क्लियर हो चुकी है फिर आप आगे आगे बढ़ते जाओ। किसी को अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं मिलता, यूट्यूब पे देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां पर इस तरह से एरो लगे हुए हैं, प्रीवियस लेक्चर मिल जाएगा, इस तरह से एरो लगे हुए हैं, नेक्स्ट लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। आपके कमेंट्स अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। कुछ भी लिखो, समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, थैंक यू। कोई सुबह देख रहा है, कोई रात को देख रहा है, ग्रीटिंग्स दे रहा है, अच्छी बात है। हम लोग आपके जो है कमेंट्स भी देखते हैं, और आपके जो है जितने भी कमेंट्स होते हैं हमें स्टूडेंट्स के नाम भी याद रहते हैं, सारी चीजें हमें पता चलती रहती है कि ठीक है स्टूडेंट ने ये लेक्चर देखा है,
एक हिसाब से ये आपकी अटेंडेंस ही होती है। जब आप यहाँ पर लेक्चर के नीचे अपना कोई भी कमेंट रखते हो तो आपकी अटेंडेंस हो जाती है कि ठीक है, इस बच्चे ने ये लेक्चर देखा है, हमें पता चल जाता है। कोई डाउट हो तो आप लोग हमें पूछ सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम क्या करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये काफी स्टूडेंट्स जो इसके बारे में जानते भी हैं। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन कहीं से भी पढ़ना चाहें पढ़ भी सकते हैं, बाद में पढ़ना चाहें बाद में भी पढ़ सकते हैं। खुद के नोट्स जरूर बनाइए। लास्ट टाइम रिवीजन में किसी के नोट्स काम नहीं आएंगे जितने नोट्स आपके काम आएंगे। मैं जो है स्टडी मास्टर आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवाता है, क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करवाता है, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाता है, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करवाता हूं मैं आप लोगों को। लेकिन जो आपके सेल्फ नोट्स होंगे ना, उसका कोई तोड़ नहीं है, ये बात भी सच है। सेल्फ नोट्स का भी कोई तोड़ नहीं। आप ये नोट्स पढ़ लोगे, एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन ये सेल्फ नोट्स हैं, ये आपको हमेशा आपके लिंक रखेंगे माइंड में। ये आपके जो खुद आप यहाँ पर पेपर पे लिखते हो ना, ये आपके माइंड में लिखा जाता है। पहली चीज। एक और चीज है, बच्चों को चीजें याद नहीं रहती कि सर मेमोराइज नहीं हो पाती, क्या करें। जिन बच्चों ने नोट्स लिए हुए हैं वो क्या कर सकते हैं, नोट्स में जो चीजें लिखी हुई हैं, एक तो यहाँ पर जो पढ़ा रहा हूँ वहां पर नोट्स में क्या कर सकते हैं, ऐड ऑन कर ले, चीजों को ऐड ऑन क्या करें। दूसरा, याद नहीं रह रहा, इस जो भी आपने लिखा है इसको 2 3 4 5 बार लिखो। आप लोग क्या करते हो, जब आप पढ़ते रहते हो, मान लो आपने पढ़ा कि ईस्टर्न इंडिया में कौन कौन सी जगह थी, पांडु, रजार, ढिबी, महिषाधाल, तो आपने ये पढ़ा, आपके माइंड में पता नहीं बैक एंड पे क्या चल रहा है, आपको खुद भी नहीं ध्यान है कि आप किसके बारे में सोच रहे हैं। शायद आपने सुबह कुछ कहीं जाना हो, कल सुबह कहीं जाना हो सकता है, या फिर आपने 1 वीक बाद कहीं जाना है, या आपका कोई एग्जाम आ रहा है। अब पता नहीं, आपके माइंड में थाउजेंड ऑफ थॉट्स हैं, थाउजेंड ऑफ तो कम कह दिए मैंने, हजारों करोड़ों थॉट्स हैं आपके दिमाग में। तो पता नहीं कब कौन सा थॉट आपके माइंड में ट्रिगर कर रहा है। अगर आप इसको लिखेंगे ना, लिखते टाइम आपको जो है आंख भी वहीं पे टिकानी पड़ती है और दिमाग की कंसंट्रेशन भी चाहिए होती है। आपके हाथ, ये जो हाथ है ये कैसे काम करेगा, अगर मेरा दिमाग भी इसी पॉइंट पे देख रहा है, मेरे हाथ भी इसी पॉइंट की तरफ चल रहे हैं और मेरा माइंड भी इसी पॉइंट की तरफ है, माइंड और आंख माइंड और जो हाथ, तीनों एक ही पॉइंट पे है, तो मेरा दिमाग यहाँ पर है, फिर मैं यहाँ पर टोटली प्रेजेंट हूँ। अगर यहाँ पर सिर्फ मेरी आंखें चल रही हैं, आंखें यहाँ पर सिर्फ देख रही हैं, माइंड पता नहीं कहाँ है, तो कुछ पता नहीं चलेगा आपने क्या पढ़ दिया। कई बार ऐसे होता है, बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं या फिर नोट्स पढ़ते हैं, क्या करते हैं, लाइन पढ़ गए, लाइन में कौन कौन से वर्ड थे, लाइन का क्या मतलब है, क्या नहीं पता, किस बारे में बात हुई, उनको समझ ही नहीं आती। क्यों, दिमाग वहां नहीं था, सिर्फ आंखें जो है मूव कर रही थी। समझ आ गई आप लोगों को ये चीजें। तो इन चीजों को ओवरकम करके चलिए अपनी प्रिपरेशन के दौरान। कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, और कोई डाउट हो तो जरूर पूछना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जो यहाँ पर नोट्स में यहाँ पर लिखा हुआ है वो आपको जरूर करना है। इसके अलावा मैं जो चीजें नोट करवाता रहता हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें बोलता रहता हूँ, वो भी नोट करनी है। और मैं जो है दूसरी बुक से और कहीं से ऐड ऑन करना होता है, जो इंटरनेट से ऐड ऑन करना होता है, वो भी मैं यहाँ पर आपके लिए डाल देता हूँ। तो आप लोग जो है नोट डाउन जरूर किया करो। थैंक यू।